Welcome everyone, this is Annie Ray. Finally, we got a fearless survivor of India, Mr. Atul Kumar Chokse with us. अतुल, वेलकम टू दी आनी रे शो और थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे टाइम दिया और अपना प्रीशियस टाइम हमारे व्यूअर्स को भी दिया। तो अतुल को मैंने फियरलेस सर्वाइवर इसलिए बोला हुआ है कि इन्होंने एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव किया हुआ है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत मुश्किल की काम है। तो अतुल, अपनी स्टोरी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एनी भाई, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो में। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैं दुनिया के उन स्थानों में कदम रखा हूँ जहाँ पे बहुत कम इंसानों को जाने का मौका मिला है। मैंने अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 55 डिग्री में तिरंगा लहराया है, पूरे थार डेजर्ट को पार किया है, हिमालय पर्वतमाला में रहा है। तो हर परिवेश की एक अलग स्टोरी है, एक अलग चैलेंजेस है। तो अभी मैं आपको अपनी जर्नी है जो थार डेजर्ट की, जिसको मैंने 2020 में किया था और 1600 किलोमीटर मैंने 52 दिन डेजर्ट में रहा था। तो उस जर्नी का अनुभव आप लोग को शेयर करना चाहूँगा। तो थोड़ा स्टोरी पैटर्न में बताइएगा ताकि सबको मजा आए और मुझे भी मजा आए सुनने के लिए, बिकॉज मैं तो आपसे बहुत सालों से अटैच हूँ, तो मुझे पता है आप कौन कौन सी चीजें नए नए जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले थार डेजर्ट वाली स्टोरी हम सुनेंगे। तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था, हर चीज थोड़ा बताइए। थार डेजर्ट की जर्नी 31 दिसंबर 2020 को मैंने स्टार्ट करी थी, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जीरो लाइन से, रन ऑफ कच्छ गुजरात से। वहाँ पे मैं अपने साथ 180 किलो का लगेज लेके गया था, जो एक मेरा चलता फिरता घर है, जिसमें मेरा 10 दिनों का राशन, पानी, टेंट, सोलर पैनल, कैमरे, एंटी वेनम, सपोज मुझे रास्ते में सांप काट दे तो खुद मुझे अपने तरीके से इलाज करना होगा, मेडिकल किट, ये सब सामानों को लेकर मैं नागपुर से ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचा। अहमदाबाद से एक प्राइवेट व्हीकल से मैं पाकिस्तान की बॉर्डर के नज़दीक पहुंचा और वहाँ पे बीएसएफ के हेडक्वार्टर से मैंने परमिशन निकाली ज़ीरो लाइन की, क्योंकि आपको कोई भी ऐसे ही ज़ीरो लाइन में जाने नहीं देगा। तो मैंने वहाँ से, मुझे ज़ीरो लाइन की परमिशन मिली और अपना लगेज लेकर मैं एक आर्मी की टीम के साथ ज़ीरो लाइन पे गया और फिर वहाँ से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया। तो ये जो आप जो भी जर्नी करते हो, ये अकेले ही करते हो आप, साथ में की टीम उम रहती है कुछ? एक्चुअल में अभी जितने भी मैंने एक्सट्रीम चैलेंजेस करे हैं वो खुद से करे हैं। फिर जब आप जर्नी में निकलते हैं तो लोग जुड़ते जाते हैं, ऑनलाइन भी और वहाँ के लोकल लोग भी, तो उनसे भी मदद मिल जाती है। तो इस जर्नी में मैं एक खास उद्देश्य को लेकर ये जर्नी कर रहा था। रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास धारणाएं, भूत प्रेत, स्टॉप सुसाइड, इस मुद्दे को लेकर इस जर्नी में काम किया। तो ये जर्नी 31 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी इंडिया पाक बॉर्डर से, और बिल्कुल मैं फेंसिंग से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। वहाँ पे एक मंदिर है नाडाबेट मंदिर, वहाँ पे मैंने अपना पूरा लगेज रखा, अपने पूरा प्रिपरेशन तैयार किया और वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया। वहाँ पे जो रेगिस्तान थे वो नमक के रेगिस्तान थे। तो मैं अपनी ट्रॉली को पहले बैलगाड़ी जैसा खींच रहा था, मेरे ऊपर पीछे रख के मेरा एक बेल्ट बंधा हुआ था और ट्रॉली मेरे पीछे बंधी हुई थी। पर जैसे जैसे मैं खींच रहा था, मेरे कंधों में दूसरे दिन से दर्द चालू हो गया और यहाँ से जख्म भी होने लगे थे। और दूसरी बात ये तकलीफ हो रही थी, कोई सामान मेरा नीचे गिर जाता तो मुझे पता नहीं लगता था। तो फिर मैंने ट्रॉली को उल्टा साइड करके सामने की ओर ढकेलना चालू किया और ट्रॉली को बैलेंस करते हुए ढकेलता था। अब क्या हुआ, जब मैं वो रेगिस्तानों को पार कर रहा हूँ तो शुरू के 2-3 दिन मैं अकेले रहा, डेजर्ट में ही अपना कहीं पे भी टेंट लगा के रह रहा हूँ, लकड़ी बीन रहा हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई रोड नहीं होती है। सैटेलाइट से मेरे को बता रहा है सैटेलाइट ये इस दिशा में जाना तो है। आपके पास जीपीएस उसका स्पेशल मेरे वाला पास है? 3 गार्विन के जीपीएस है, जो खास तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एक्सप्लोरर या सर्वाइवल यूज करते हैं। वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो उसके थ्रू मैंने अपना पूरा सैटेलाइट मैप बनाया था। और एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, जो आपने ट्रॉली बनाई हुई है, ये किसी ने डिजाइन करके दिया है या फिर रेडीमेड मिलती है? एक्चुअली मैं
एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, तो मुझे मालूम है कि इनको डिज़ाइन कैसे करना है। तो मैंने इसका मैप बनाया और मेरे एक फ्रेंड है, उनकी वर्कशॉप है, उनका कारखाना है, उनने मुझे ये गिफ्ट किया था। अच्छा, मतलब रियल में आपने सारी चीजें प्लान की कि ये चीजें मुझे चाहिए और ऐसे ही खुद को ही डिजाइन करना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जब मैं इतनी लंबी जर्नी में जा रहा हूँ, इतने सारे सामान को अपनी पीठ पे तो लाद नहीं सकता, तो इसके लिए मैंने पूरी एक ट्रॉली डिजाइन करी और वो ट्रॉली ही एक तरह का मेरा पूरा घर था। तो वो ट्रॉली में कुछ मोटर वोटर का सिस्टम है कि पुश करने में कुछ इजी हो? नहीं, उस ट्रॉली में सोलर पैनल जरूर था, बैटरीज जरूर थी, पर वो जो सोलर पैनल है, मैं कई बार अंधेरे में रहता हूँ रात में, तो उसके लिए मुझे लाइटिंग के लिए मदद करती थी, मेरे कैमरे जीपीएस चार्ज हो सके उसके लिए वो मदद करती थी। पर पूरी ट्रॉली को मैं खुद ही धक्का दे रहा हूँ, पूरा धक्का देते हुए। अब क्या हुआ, मैं 2-3 दिन नमक के रेगिस्तानों को पार कर रहा हूँ, 2 दिन में ही मेरे पैर पूरे खराब हो गए। क्या हो रहा था कि मैं चल रहा था, नमक के दाने मेरे पैरों के अंदर घुस गए और पूरे पैर को काट डाले। मतलब कैसा भी शूज पहनो तो उससे बच नहीं सकते। देखिए, वो शूज वाली तकलीफ मुझे आगे जाके हुई, पर यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं नमक में चल रहा हूँ, तो नमक जब हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उछल के हमारे पैरों में घुसते हैं, तो वो घुस गए, मेरे पैरों को काट डाले। अब एक किस्सा तो ऐसा हो गया मेरे साथ, जो लोग बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, वो वाला किस्सा हकीकत में हुआ। अब मेरा पैर पहले से ही जख्मी है, रोज मैं अपने पैरों को रिपेयर कर रहा हूँ, बैंडेज बांध रहा हूँ और उनकी मरम्मत कर रहा हूँ। और दूसरा, मेंटली टफ इसलिए भी था कि मैं खाना बनाता था डेजर्ट में, लिमिटेड पानी है 20 लीटर, उसी में अपने को सरवाइव करना है। अब मैं खाना बना रहा हूँ तो डेजर्ट में भी एनिमल्स होते हैं, तो वो मेरे खाने की सुगंध सूंघ के आ जाते हैं। तो एक बार मैं रोटी यहाँ अपनी खिचड़ी पका रहा हूँ, पीछे मेरे लोमड़ी आ गई, तो एक हाथ से जानवरों को भगाओ, एक तरफ ये और दूसरी तरफ आपके पैर भी जख्मी हैं, तो बहुत ज्यादा मेंटली क्रिटिकल कंडीशन भी रहती है, बहुत ज्यादा। तो ये जो एनिमल्स रहते हैं ये कभी अपने को कुछ हार्म नहीं करते? मैंने इनकी स्टडी किया था कि डेजर्ट में किस तरह के एनिमल्स हैं। अधिकतर डेजर्ट का सबसे खतरनाक कोई जानवर होता है तो वो रेटल स्नेक होता है। यदि वो आपको काट दे तो आपको आधा घंटे 1 घंटे के अंदर आपकी मौत हो जाती है। तो मुझे उससे बच के रहना पड़ता था, बिच्छुओं से बच के रहना पड़ता था। लोमड़ी, जंगली गधे, जंगली सुअर और इन ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, पर मैं इनसे भी अलर्ट रहता था। अब क्या हुआ कि मैं एक डेजर्ट को पार कर रहा हूँ, वो लूनी नदी का डेजर्ट था। लूनी नदी एकमात्र रेगिस्तान की नदी है जो रेगिस्तान से ही निकलती है और रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। मैं उस 10 किलोमीटर के पेज को पार कर रहा था, मेरे पैर जख्मी थे, मेरे को लगा सूखा डेजर्ट होगा। मैं जैसे आगे बढ़ा, मेरे पैर और ट्रॉली दलदल में घुस गए और इतना बुरे का पेन हुआ कि वो जो पानी था पूरा नमक का था, मेरे पैर पूरे जख्मी थे, वो पूरा नमक का पानी घुस गया। तो बिल्कुल करंट जैसा शॉक हुआ और फिर मैंने जल्दी से अपनी ट्रॉली को निकाला, जूते निकाले और पूरे नमक से अपने जख्मों को साफ किया। फिर थोड़े आगे गया, फिर एक कबीला मुझे मिला, वहाँ पे जीरे की उन लोग खेती करते थे, जीरा। तो वहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती थी, पर उनने मेरी एक मानवता के नाते मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, मैं एक मुसाफिर वो समझा। उनने छाछ दिए, घी दिए, बाजरे की रोटी दिए। मैंने फिर उनके साथ रहा। एक दिन उनके साथ रेस्ट करने के बाद मैं फिर आगे डेजर्ट की ओर बढ़ा। एक डेजर्ट को काफ़ी लंबे वक्त से मैं पार करते हुए एक और गाँव की तरफ पड़ा। अब मैं राजस्थान में एंटर कर रहा था। राजस्थान का पहला गांव था भाटकी, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था। जैसे मैं गांव में पहुंचा, मैं भूखा भी था, बहुत टाइम से मेरे को ढंग से खाना भी नहीं मिला था। तो गांव वाले पहले मेरे से पूछते कोनो जात, मैं बोला क्यों पूछ रहा है ऐसा, कोनो जात, तुम्हारी जात क्या है? फिर मैंने उसको उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे जात का हूँ। तो उनने अपने एक कुआं टाइप का था। डेजर्ट में क्या होता है कि पानी नहीं रहता, वहाँ जमीन में पानी नहीं निकलता है तो खारे पानी। थोड़ी बहुत जो बारिश होती है उन लोग उसको जमा कर लेते हैं और एक टैंक में जमा करते हैं और वो टैंक पे लगाते हैं ताला और फेंसिंग भी लगाते हैं। कोई चोरी करे ना तो उसको शायद मार भी, हाँ पानी चोरी करे तो लोग मार भी सकते हैं गोली से एक दूसरे को। तो उनको मैंने अपनी जात बताई, फिर उनने पानी खोला और मेरे को पानी दिया और बाजरे की रोटी दी और घी। वहाँ पे लोग चावल नहीं खाते, कई लोग तो महीनों भर चावल नहीं खाते। चावल उनके लिए जस्ट लाइक अपन जैसे पोहा ब्रेकफास्ट करते वैसा है। वहाँ पे हेवी खाते क्योंकि इतनी टफ सिचुएशन में रहते हैं उन लोग।
तो बाजरे की रोटी, गुड़ या छाछ मिल जाती थी मेरे को, घी मिल जाता था। मैं उस गांव से निकला ही था कि 10 किलोमीटर में एक और कबीले को क्रॉस कर रहा हूँ, वही पूछता कोनो जात। फिर आगे गया, कोनो जात। मैंने देखा कि वहाँ पे कदम कदम पे जातिवाद बहुत स्ट्रांग है। और कई बार तो मैं अपनी ट्रॉली में सोच रहा था कि वो एक थॉट लिख दो कबीर का, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहेगी म्यान। वहाँ पे जातिवाद आज भी बहुत स्ट्रांग है। जात के नाम पे गांव बसे हुए हैं, जाठों का गांव, मेघवालों का गांव, पुरोहितों का गांव, राणाओं को गांव। मैं कई बार उनको ताने मारता था, कहाँ है इंसानों का गांव, कहाँ है। एक बार तो क्या हुआ, मैं एक पुरोहित के गांव में पहुंच गया, वो गांव वालों ने मेरे को सोने को नहीं दिया था, मैं क्योंकि क्षत्रिय वंश का हूँ, उनने लाइक नहीं किया मुझे। और मैं उस गांव में होते हुए भी एक खंडर में जाके सोया था। तो वो किस्सा मुझे याद है। वहाँ पे लोगों के घर में अभी भी जात के आधार पे बर्तन बटे हुए हैं। तुम ये जात के हो ना तो ये बर्तन, ये जात के हो तो ये बर्तन। और यही मोटो था आपका, है ना? मतलब जो जातिवाद को लेके जो आप अपना ये कर रहे थे। हाँ, मैं जब गांव में जाता था लोगों को बताता था कि भैया ये पहले के टाइम में लोग करते थे एक विशेष कारण को लेकर, अब वो चीज़ें नहीं है। पर आज भी लोग वहाँ पे ये चीज़ इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अशिक्षा है, वहाँ पे अभी भी शिक्षा नहीं है। एक बच्चे से मैंने एक इंटरव्यू लिया, वो बच्चा छोटा सा था, हाथ में थैली पकड़ा था और वो बहुत सारी उसके साथ 100-200 भेड़ थी, वो चरा रहा था। मैंने पूछा बेटा तुम स्कूल नहीं जाते? वो गर्व से बोलता हम नहीं जाते। मैंने बोलता क्यों नहीं? बोले नहीं मेरे पास 500 भेड़ है तो मैं इसलिए स्कूल नहीं जाता। तो वहाँ पे आज भी लोग बोलते कि बकरी चराना, भेड़ चराना पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने वहाँ की माइंडसेट देखा। फिर वो डेजर्ट को पार करते मैं रेगिस्तान का एक बड़े शहर में पहुंचा जिसका नाम है बाड़मेर, जो रेगिस्तान की थार नगरी कहलाती है। और वहाँ पे मेरा भव्य स्वागत हुआ और मेरे 1-2 वीडियो ऐसे वायरल हुए जो 20 लाख 30 लाख लोगों ने देखा, कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यमों से। फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए और फिर मैंने अपनी जो ट्रॉली के टायर फट गए थे मेरे बीच बीच में, तो उनके नए टायर्स खरीदा, फिर से राशन को भरा और फिर डेजर्ट के अंदर निकल गया। अब मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया था जो 5000 साल पुराने मंदिर थे और लोगों की वहाँ की मानना है ये मंदिरों में भूत रहते हैं, जो आएगा या तो मर जाएगा या पत्थर बन जाएगा। तो मैंने सोचा चलो आज ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे एक गांव का एक चौकीदार था, तो उसने बताया कि आप अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। और कुछ चीज़ों में उनने मेरी मदद करी। फिर मैं रात भर सोया वहाँ पे और कई बार कैमरे भी ऑन किया कि कोई भूत आएगा या कुछ होगा। कुछ फील हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वहाँ पे मैं एक अच्छा एंजॉय के साथ, आनंद के साथ रहा। और दूसरी बात, वहाँ की मंदिरों की नक्काशी देखने लायक थी। इतने सुंदर मंदिर, मूर्तियाँ ऐसी जमीनों में बिखरी पड़ी थी। मुझे दुख इस बात का है कि सरकार को मालूम है फिर भी उन लोग उसकी रिपेयर नहीं कर रहे। डर लग रहा होगा शायद कुछ यहाँ पर भूत प्रेत निकल जाए। उस साइड के ऐसी मतलब मेंटालिटी भी रहती है ना लोगों की। तो आप शायद बहुत सच्चे मन से गए होंगे, बहुत अच्छे से, मतलब सबको फ्रेंडली नेचर के हिसाब से, इसलिए शायद आपके साथ कुछ बुरा ना हो। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, मेरे को 5 बार ऐसे मौके और आए इसी जर्नी में जो इससे भी खतरनाक थे। अब मुझे तो वहाँ कुछ मिला नहीं, पर वहाँ के मंदिरों को मैंने एक्सप्लोर किया, वहाँ की मूर्तियों की फोटो खींचा जो हजारों साल पुरानी थी। अब मैं यहाँ से निकलकर अब जैसलमेर के पीछे के सैंड ड्यून वाले डेजर्ट की ओर बढ़ रहा था। और अब मुझे पानी और लगता था क्योंकि अब मैं डेजर्ट के अब सैंड ड्यून को पार करना और ट्रॉली को ढकेलना 10 किलोमीटर भी 500 किलोमीटर से कम नहीं होता था। क्या आप रेत में चलना ही मुश्किल होता और इतनी ट्रॉली को रेत के सैंड ड्यून से निकालना बहुत टफ था। और मैं पानी के लिए सैटेलाइट से बेरिया ढूंढता था। बेरिया एक तरह का छोटी कुइयां को कहते हैं, जो क्या करते कि उनका पोखर तालाब रहता है, उसमें उन लोग बोरिंग कर देते हैं और वहाँ पे अंदर पानी भर जाता है, मीठा पानी। हाँ, मीठा पानी। तो वो मीठा पानी में भर लेता था। सैटेलाइट से मैं ढूंढता था कहाँ कहाँ बेरिया मिलती है मुझे। अब मैं उन जगहों को पार करते हुए बीच में मैं उस जगह में पहुँच गया था, तन्नोट माता मंदिर, जो आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा कि पूरा गांव बम से उड़ गया है, सिर्फ एक मंदिर बचा हुआ है। तो ये वही मंदिर था जो हकीकत में वहाँ है। और वहाँ 3000 बम गिरे थे पर एक भी बम फटा नहीं था। तो वो आज भी शोकेस में रखे हुए हैं। उन मंदिरों को एक्सप्लोर किया। फिर मैं उस जगह से जैसलमेर की ओर आ रहा था। जैसलमेर स्वर्ण नगरी कहलाती है। तो उस बीच में मुझे एक
ऐसा भूतिया गांव मिला जो दुनिया के टॉप 10 भूतिया गांवों में गिना जाता है। मतलब वहां पे 84 विलेज थे और 84 विलेज पूरे खाली है और 10,000 से ज्यादा खंडर, और लोगों ने वहां कई जगह लिख के भी रखा है यहाँ जो आएगा वो मर जाएगा, यहाँ पे भूत रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो भूतों से मिलने का एक और चांस है, तो मैं वहां पे रात भर खंडरों में सोया, उनके ऊपर वीडियो शूट किया, राइटिंग लिखा, कुछ स्टोरीज लिखा और वेट किया था कोई भूत आएगा। पर तो नींद आ रही थी क्या वहां पर? एक्चुअली मेरे को एक्साइटमेंट था कि चलो कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी या कोई चीज़, तो नींद तो कई बार नहीं भी आती है थकान के कारण भी, पर मुझे ऐसा कोई खास डर नहीं लगा। लेकिन ये जो जर्नी आप करते हो तो कितने किलोमीटर एक दिन में आपने टारगेट बना के रखते हो ना, कितना चलना है? क्या होता है कि यदि मैं एक्चुअल में सैटेलाइट से ना कड़क जमीन, रेतीली जमीन और डामर रोड वाली जमीन ऐसा कैलकुलेशन करके रखता हूँ। दिखता है क्या सब कुछ? समझ में आता है, लिखा आता है? हाँ, मतलब सैटेलाइट से हम लोग देख लेते हैं, गूगल मैप की बीच बीच में मदद लेते हैं। तो यदि रेत वाली जमीन मिल गई तो मुझे 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर मेरे लिए अधिकतम होता था दिन भर के लिए, और कड़क जमीन मिल गई जिसमें कड़क हो, जिसमें अच्छे से चल सके, तो उसमें मैं 30 किलोमीटर करता था, और डामर रोड मिल गई तो 50 किलोमीटर करता था मैं। बाप रे, मतलब एक दिन में 50 किलोमीटर। हाँ। फिर सोते कितने देर थे? मैं रात में एक्चुअल में मेरा टारगेट रहता था कि डेजर्ट में रहूं या कहीं पे भी रहूं, कोई सुरक्षित गांव के पास पहुंच जाऊं। तो कई बार गांव को ढूंढते ढूंढते 10-11 भी बज जाते थे, कई बार जल्दी भी हो जाता था। फिर भी कोशिश रहती थी अंधेरा होने के पहले हो जाऊं, पर रेगिस्तान की यात्रा में कभी ये पॉसिबल नहीं हुआ। हमेशा अंधेरा होने के बाद ही मैं पहुंचा, तो 10-11 बजे तक मैं अपना खाना बना लेता था और सो जाता था, और वही खाना सुबह भी मैं यूज़ कर लेता था सुबह के टाइम में। तो कितने बार दिन में 2 बार खाना खाते थे? मैं रात में 1 बार खाना बनाता था और वही खाना सुबह में ब्रेकफास्ट एज अ लंच भी यूज़ कर लेता था। मतलब मैं नॉर्मली खिचड़ी ही बनाता था, मेरे साथ चावल रहता था, आलू रहते थे और कुछ वेजिटेबल्स मिल गए या कुछ मसाले मिल गए, तो उनको मिक्स करके इतनी कैलोरी मुझे खाना है बस, और पेट भरना है बस पेट। वहां पे स्वाद कोई भी मायने नहीं रखता, कुछ भी आपकी बॉडी भी नहीं सोचेगी स्वाद के बारे में। मतलब तब भूख कितनी लग जाती है। भूख कितनी अच्छा, और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आप क्या अलग अलग जगह का पानी पीते हो, तो जैसे आजकल सबको आदत पड़ी हुई है कि आरओ का पानी पीना या बिस्लरी पीना, तो आपको तो किसी भी कंडीशन की पानी पीनी पड़ सकती है, तो उससे बीमारी कभी हुई है कुछ? नहीं, मुझे उससे नहीं हुई है, पर अभी जो अभी मैंने 1 महीने पहले एक नागपुर के पास के जंगलों की यात्रा करी, उसमें मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, पर इतनी एक्सट्रीम जर्नी में कभी भी मुझे मतलब बड़ी जर्नी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं? मतलब भगवान आपके साथ है कि आप करो और आप खुले दिल से कर रहे हो। तो ये जो भूतिया वाला किस्सा, मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो वहां पर रात गुजारे थे आपने? मैं रात गुजारा, और आप यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं कुलधारा लिखकर, वो उसके ऊपर बहुत सारे टीवी शोज बने हैं, न्यूज़ बनी है, लोग बोलते हैं भूत रहते हैं। तो मैं भी एक जिज्ञासा के साथ वहाँ रुका हुआ था, पर मुझे रियल में कहीं ऐसा भूत नजर नहीं आया। कुछ भी प्रॉब्लम की बात, कुछ भी फील भी नहीं हुआ कि कुछ नेगेटिव एनर्जी है कुछ? नहीं, वैसा मुझे कई जगह फील हुआ, पर उस जगह नहीं हुआ जिस जगह की लोग बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो बदनाम जगह है वहीं पर कुछ फील नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, बल्कि मेरे को एक अच्छा मेडिटेशन लग रहा था और एक अलग आनंद आ रहा था। और वहां पे मतलब कुछ चीजें मैं ढूंढ रहा था, अरे कितने साल पुराना बर्तन पड़ा हुआ है यहाँ, इतने साल पुरानी ईंट है यहाँ पे, लोगों के ऐसे घर थे, तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। और वहाँ आसपास कोई नहीं था? दूर दूर तक कोई नहीं था। दिन में कुछ वैज्ञानिक लोग स्टडी करने आते थे, तो उस कारण कुछ गांव के लोग भी आके बैठ जाते थे कि कोई उनको 150-200 रुपए दे दे। तो क्या हुआ, मैं रात भर इंतजार किया, कोई भूत नजर नहीं आया। फिर मेरे को लगा कि शायद भूत परिचित लोगों को ही मिलते हैं जो उनको जानते हैं, बाहर के लोगों से डर जाते हैं, नहीं मिलते शायद। तो फिर मेरे दिमाग में ये भी था। फिर मैं दूसरे दिन वहां पे रात बिताया और निकल रहा था, एक बाबा, एक फकीर आके वहीं पे बैठा हुआ था। वो मुझे देख के डर गया, वो बोला भूत है भूत है। मैंने बोला मैं भूत नहीं हूँ, मैं रात भर यहाँ सोया था। फिर उससे अच्छी दोस्ती हुई, उन्होंने मेरे को चाय भी बना के पिलाया, उससे मेरे एक अच्छा संवाद भी हुआ जो मैंने वीडियो शूट भी किया है, और बहुत खुश हो गया वो। और फिर मैंने उससे विदा ले लिया। फिर मैं जैसलमेर पहुंच गया, जैसलमेर में मेरा भव्य स्वागत हुआ। अब जैसलमेर से मैं आगे की ओर बढ़ रहा था, ये जर्नी भी बहुत टफ थी। अब मैं बताऊं, एक तो जैसलमेर का मैं डेजर्ट नेशनल पार्क को पार कर रहा था, और दूसरी बात मैं एयरफोर्स
इंडियन आर्मी की फायरिंग रेंज में था। मतलब जितने भी इंडिया में मिसाइलों की टेस्टिंग, बड़े परमाणुओं की, बमों की टेस्टिंग जहाँ होती है, पोखरण के आसपास। हाँ, क्या मैं उसी डेजर्ट की बात कर रहा हूँ। वो करीब 300 किलोमीटर लंबा डेजर्ट है जो जैसलमेर से बीकानेर तक पोखरण को कवर करते हुए फैला हुआ है। एक तो ये तकलीफ हुई, मैं रेगिस्तान में अकेला जब घूम रहा हूँ तो मेरे ऊपर से करीब 15-20 बार फाइटर प्लेन निकले। एक बार निकला, 2 बार निकला, तो कई बार उन लोगों को मालूम रहता था कि हाँ कोई अपने इंडियन घूम रहा है, और इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो वो भी देखते थे। और जब मैं डेजर्ट से गुजर रहा था उस रेंज के, तो उधर कुछ गांव भी बसे थे। एक रोड है, रोड के इस साइड में गांव बसे हुए हैं, रोड के इस साइड में डेजर्ट है, और डेजर्ट में पूरी टैंकों की, मिसाइलों की टेस्टिंग होती है। जब मैं गांव के साइड से गुजर रहा था तो लोग मुझे अलग ही नज़र से देख रहे थे, क्योंकि मेरी वेशभूषा ऐसी थी, चश्मा ऐसा था, लगता था कोई कमांडो या कोई आतंकवादी तो नहीं है। तो मुझे कोई ढंग से कोई बात नहीं कर रहा, कोई मुझे खाने के लिए नहीं पूछ रहा, कोई मुझे पानी के लिए नहीं पूछ रहा। तो काफ़ी मेंटली सिचुएशन थी, और वो अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को वो पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ, तो उनको न्यूज़पेपर भी दिखाओ या न्यूज़ भी दिखाओ, उनको कोई समझ में नहीं आ रही थी, उनको समझ में नहीं आया क्या लिखा है। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा। मैं उनको बोल के बताऊँ तो वो लोग बड़े शक्की मिजाज से देख रहे थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, डेजर्ट से निकलूँ। अब डेजर्ट से निकल रहा हूँ तो दूसरी तकलीफ, मैं रात को टेंट लगा के सो रहा हूँ तो बड़े बड़े बम फट रहे हैं, मिसाइलें चल रही है, थोड़े छींटे वोटे भी लग जाए तो अपन तो गायब हो जाएंगे। बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता था कि जो बम उन लोग टेस्ट करते थे वो फटते नहीं थे, पड़े रहते थे, जो कभी फट सकते। तो उनके पास से, और दूसरी ये कि मैं बहुत सारी जर्नी में लाइव रहता हूँ, कई जगह नेटवर्क नहीं रहता, तो वो बात अलग है, और उसको ऑफलाइन बनाता हूँ। अब ये भारत की सुरक्षा का मामला है, तो मैं लाइव भी नहीं आ सकता हूँ, ना वीडियो चालू कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। मतलब एक अलग ही, मैं देश का ट्रॉमा में रहते हैं, और मतलब अलग साइकोलॉजी हो जाती थी। बिल्कुल। तो एक अलग ही ओरा में था, और मेरे को अलग ही डर मतलब ऐसा था कि कोई आपको खाने के लिए नहीं पूछ रहा, आप मेंटली भी झेल रहे हो। लेकिन खाना था क्या आपके पास उस टाइम पे? मेरे पास हमेशा मैं रखता हूँ खाना, पर क्या होता था कई बार हम लोग सोचते नहीं यार, दिन भर चल रहे हो, रात में कोई मिल जाए तो बहुत है, एक रोटी मिल जाए बहुत है, तो वो चीज भी नहीं हो रही थी। पर पानी तो लगेगा ना, पानी के लिए लोगों से मदद मांगना झिझकते हुए, एक डर के साथ, वो बहुत टफ सिचुएशन थी। मैं न्यूक्लियर साइट के पास से भी गुजरा, और न्यूक्लियर साइट के पास ना पहुंचाऊं तो इसका भी डर रहता था कि उसका रेडिएशन अभी भी है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। और कई बार आर्मी के लोग भी गुजरते थे, कोई मुझे इंटरटेन नहीं कर रहा, उनको मालूम है ये व्यक्ति जा रहा है तो कम से कम खाने के लिए पूछो, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। एक्चुअल में आर्मी वाले सिपाहियों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम अनजान व्यक्ति को इंटरटेन नहीं करें, पर उनको ये खबर जरूर थी क्योंकि टीवीओ में मेरी न्यूज़ चल रही थी। मैं उस जगह से निकला, पोखरण में पहुंचा, वहाँ मीडिया कवरेज काफ़ी अच्छा रहा। फिर मैंने वहाँ तो ये कितना डिस्टेंस था जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे 200 से 250 किलोमीटर का पेज मैंने ऐसे ही बहुत, मतलब जहाँ पर किसी से बात नहीं करना, हाँ, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। और दूसरी बात कि आप इंसान मौजूद है, उसके बावजूद भी आपको मदद नहीं मिल रही, तो ये बहुत तकलीफदायक पल था। हाँ, और आप देश के लिए कर रहे हो, इन समाज के लोगों के लिए कर रहे हो, वो आपकी बात, आपका एक सोशल कॉज जुड़ा हुआ है इसके साथ। अब मैं क्या हो रहा था, मैं गांव जाता था, चौपाल भी लगाता था, लोगों को बात करता था कि आप लाइफ में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अपनी कदर करो, तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आत्महत्या, डिप्रेशन में आना, ये इन चीज़ों में अपने जीवन को मत गवाओ। इन मुद्दों को लेकर मैं काम कर रहा था। कई जगह मैं उनकी गांव की प्रॉब्लम्स भी सुनता था, वहाँ जैसे जातिवाद पता है, जादू टोना, भूतिया, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते थे। इसीलिए आप ऐसे जगह पे रहते थे। एक्चुअली मैंने प्लान नहीं किया था, पर मुझे ऑटोमेटिक प्रकृति ने उन जगहों में पहुंचा दिया था, जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत लाभकारी तो था। ये जो प्रोजेक्ट जैसा आप कर रहे हो, तो मैंने सुना हुआ है कि लोग बोलते हैं कि कोई एक जो सोशल कॉज जो करता है उसके पीछे एक स्टोरी रहती है। तो आपकी स्टोरी कहाँ है, मतलब आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, आपने ये जर्नी करना कैसे स्टार्ट किया? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल पहले नागपुर आया था। मैं छिंदवाड़ा में मेरा बचपन बीता है, और मैं वैसे कंप्यूटर टीचर हूँ, और कंप्यूटर फील्ड एक्चुअल में सिटिंग प्रोफेशन है, तो आपको बैठे बैठे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उस टाइम मेरा एक ओवरवेट हो गया था। मेरे एक टीचर ने मुझे ताना मारा था, अतुल तुम्हारी टोन दिख रही, वैसे तो अभी भी मैं ओवरवेट हो गया हूँ, उस टाइम भी हो गया था।
फिर मैंने अपनी हेल्थ को फिटनेस के लिए मैंने दौड़ना चालू किया। पहले मैं मोहन नगर में रहता था रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ से 0 माइल दौड़ना चालू किया, फिर 0 माइल से बर्डी का फ्लाईओवर, फिर वहाँ से एयरपोर्ट। फिर मैंने 1 महीने में ही अपना 8 से 10 किलो ओवरवेट कम कर लिया था और मैराथन में पार्टिसिपेट करने लगा। मैंने पहले नागपुर की लोकल लेवल के मैराथन पार्टिसिपेट करी, फिर इंटरनेशनल लेवल की मैराथन पार्टिसिपेट करी और फिर मैं स्पोर्ट्स में ऐसे ऐसे शामिल हो गया। पर इतनी बड़ी जर्नी के लिए मेरा जो नज़रिया या मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 फरवरी 2020 को मेरी शादी हुई थी। मेरी वाइफ भी पर्यावरण वैज्ञानिक, और वो मुझे काफ़ी सालों से टीवी में रेडियो के माध्यम से मुझे देखती थी। फिर किसी प्रोजेक्ट में वो मेरे से मिली और हमारी दोस्ती हुई और रिलेशन आगे बढ़ा। फिर हमने 2 साल बाद 2 फरवरी 2020 को हमारी होटल LB में अच्छे से शादी हुई धूमधाम से। मैं उसको बाइक से नेपाल, भूटान, उन क्षेत्रों को घुमाया। वो एरोप्लेन में कभी नहीं बैठी थी, एरोप्लेन में बैठा आला। शादी के बाद में जब वो वापस नागपुर आया तो वो कुछ उदास सी थी। मैंने पूछा, गुड़िया तू उदास क्यों है, क्या हो गया तुमको? तो बोल रही थी, अतुल कोई बता रहा है कि आप मांगलिक हो, तो मांगलिक लड़के से शादी करने से मैं मर जाऊंगी या आप मर जाओगे। कभी मेरा हाथ देखती, कभी अपना हाथ देखती, ये बार बार वही सोचने लगी। और उस टाइम में कोविड का दौर चालू हो गया था, मार्च की बात है। मैंने डॉक्टर अविनाश जोशी हैं साइकेट्रिक्स है, उनसे काउंसलिंग कराई। उन्हें कुछ टेस्ट लिख कर दिए कि ये टेस्ट कराइए। पर कोविड के कारण हम लोग जा नहीं पा रहे थे। उस टाइम इतना तेज़ी से कोविड फैला हुआ था कि आप सिर्फ कोविड के इलाज के लिए ही बहुत कम ट्रीटमेंट हो रहा था और बाकी चीज़ों को लोग इग्नोर ही कर रहे थे। फिर हम घर में ही थे। फिर बीच में वो प्रेग्नेंट थी तो उसके मम्मी पापा के घर रहने लगी। फिर उसको बीच में पेट की तकलीफ़ हुआ तो अबॉर्शन करने को कहा डॉक्टर ने। फिर वो भी सब ठीक हो गया। फिर वापस घर में कभी खुश रहती थी, कभी उदास हो जाती थी। तो ऐसे ही 13 जून को कोविड के टाइम का पहला लॉकडाउन खुला था हमारे नागपुर में। तो मैंने सोचा अपने ऑफिस से जाके देख के आता हूँ, कुछ क्लाइंटों से मिल के आऊँगा। मेरा सीताबर्डी में ऑफिस है और मेडिकल चौक में मेरा रहना है। तो मैं अपने ऑफिस गया। सुबह उनने रोटी बनाई, चावल बनाई, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाया, साथ में मिल के बैठ के खाए। मुस्कुरा रही थी, उसके माथे में चूमा। फिर शाम को मैं अपने ऑफिस का काम करके घर गया। खटखटा रहा हूँ तो खोल नहीं रही, फ़ोन लगा रहा हूँ तो उठा नहीं रही। मेरे को लगा वो तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, सो तो नहीं रही है। फिर मैंने सोचा विंडो से आवाज़ देता, तो विंडो से झाँक के देखा तो फांसी से लटकी हुई थी। और दौड़ते हुए गया, दरवाज़ा तोड़ा और उसको निकालने की कोशिश किया जब तक वो जा चुकी थी। फिर दूसरे दिन उसका अंतिम संस्कार करें। मेरे दिमाग में भी आ रहा था, वो चली गई तो मेरा भी क्या मतलब है। जिसको आप परमात्मा मानते हो वही नहीं है तो क्या मतलब है इस जीवन का। फिर दिमाग में ये भी आ रहा था, क्या सही में ये मांगलिक होता है क्या, ये तो सच में हो गया। फिर उसके अंतिम संस्कार के बाद मैंने बहुत सारे फिलोसोफर और ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित, डॉक्टर सबसे मिला। फिर मुझे अंत में ये समझ में आया, ये कुछ नहीं होता, ये विचारों का खेल है। जैसे आप सोचेंगे आपके जीवन में वैसा घटित होता है। इसलिए एक सफल व्यक्ति सफल होते जाता है, एक असफल व्यक्ति असफल रहता है। तो आज उसने गलत विचारधारा से अपने जीवन तो बर्बाद कर दी, तो मैंने ठाना उसकी मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसके नाम से मैंने अतुलनीय फाउंडेशन बनाया और आज बहुत बड़ी आबादी डिप्रेशन में जीती है, निराशा में जीती है, अपनी कदर नहीं करती है और गलत विचारधारा में अपने जीवन को नशे में या आत्महत्या करके बर्बाद करते हैं। तो उन लोगों को मैं मदद करूंगा। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये रूढ़िवादी परंपरा, अंधविश्वास, धारणाएं और ऐसी ये यात्रा प्लान करी और लोगों के बीच में जाता हूँ, उनको अवेयर करता हूँ और आगे मैं इसको लेकर एक हॉस्पिटल बनाने की मेरी योजना है। उसी के लिए मैं फंड कलेक्ट करना और लोगों में एक कॉन्शियसनेस पैदा करना, इसलिए मैं ये सारी यात्रा करता हूँ। अब भी मैंने कुछ महीनों पहले 4000 किलोमीटर की यात्रा करी थी, जो गंगा की एक तरह की परिक्रमा थी। जो गंगा हो प्रदूषण मुक्त और व्यक्ति हो डिप्रेशन मुक्त, जो उसका टाइटल था, जो आगे मैं शेयर भी करूंगा उसके अनुभव।
तो ये इस तरह से मुझे कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिली। ये जो आप जब भी ट्रैवल करते हो तो इस हर ट्रैवलिंग में बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है जी। तो ये फंड क्या आपको खुद से ही देना पड़ता है या फिर कोई एनजीओ या कुछ हेल्प करती है? एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हर व्यक्ति को कुछ चीज़ का शौक होता है तो उसके लिए पैसे जोड़ता है, तो मैं भी अपनी कुछ कमाई में से कुछ कुछ जोड़ता था। पर जब ये एक्सट्रीम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा खर्चे वाले होते हैं तो मेरे पास पैसा नहीं है, पर मेरे प्यार करने वाले धीरे धीरे परिवार बढ़ते चला गया, जो लोग मुझे ऑनलाइन देखते हैं। तो मेरा यूट्यूब चैनल है फ़कीर की दुनिया और मैं फेसबुक में लाइव आता हूँ अतुल कुमार चौकसे के नाम से। तो लोग मुझे देखते हैं, लोग प्यार करते हैं, तो लोग को लगता है कि हाँ इनको खाने के लिए पैसे की ज़रूरत है या इनको ट्रॉली के ये सामान के लिए ज़रूरत है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति मेरी मदद करता। मुझे ऐसे कोई बड़ी कंपनी ने कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली कभी, और मेरे उस लेवल के अप्रोच मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो आप बस अपने मेहनत करने में ज्यादा ध्यान देते थे कि मैं करूं जो मेरा सोशल कॉज है उसको लोगों तक पहुंचाऊं, मतलब निस्वार्थ होकर आप काम कर रहे थे हाँ, बस प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लोग जुड़ते गए। फिर वहाँ के लोग भी मुझे मदद करते थे, यार आप जा रहे हो, आप कुछ पैसे हमारी तरफ से अपनी जेब में रख लो, ये रख लो। तो लोगों की मदद से मैंने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट को मैंने कई बार लेटर लिखे, ईमेल्स भेजे, उन्होंने किसी तरह की मदद मुझे नहीं करी। कई अवार्ड्स मुझे लोगों ने दिए हैं, सत्कार किया है, पर फाइनेंशियली कोई ने मदद नहीं किया। तो गाइज अगर आप लोगों में से कोई भी एनजीओ से जुड़ा हुआ है और अतुल की मदद करना चाहते हैं तो अतुल का नंबर और सोशल मीडिया हैंडल सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, अभी थोड़ा सा सैड स्टोरी चल रही है अभी। आप जैसे अभी थोड़ा थ्रिल की ओर जाते हैं हम लोग, बिकॉज अभी थोड़ा डिप्रेस हो गया माहौल। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को बाकी चीज़ें भी पता चले। तो जैसे आप जितनी एक्सट्रीम एडवेंचर करते हो, जैसे बेयर ग्रिल्स करते हैं, है ना, आप इंडियन बेयर ग्रिल्स हो मेरे हिसाब से, बिकॉज आपके पास कोई टीम नहीं रहती है और आप अकेले ही ट्रैवल करते हो। और हमारे व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना, बिकॉज आजकल नॉर्मल एडवेंचर से नॉर्मल ट्रैवल करके लोग बोर हो गए। तो आप किसी को मतलब सिखाते भी हो क्या, अगर आपसे कोई सीखना चाहे तो? यदि कोई डेडिकेशन के साथ रियल में सीखना चाहे तो मैं उनको डेजर्ट में कैसे रहा जाता है, माउंटेन्स में -20 डिग्री में और +55 डिग्री में कैसे रहा जाता है, क्योंकि मैंने उस जगह में जिया है, तो मैं उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो गाइस आप अतुल का नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं और सीरियस एडवेंचर करना चाहते हैं तो इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे टिप्स ले सकते हैं। ये क्लासेस भी इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कुछ, क्योंकि ऐसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पर अकेले आपको ट्रैवल करना है और अकेले सर्वाइव करना है, वहाँ जिंदा रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जैसे जैसे मुझे बता रहे थे कि मेरे टेंट के बाजू से सांप जा रहा है, लोमड़ी आवाज़ आ रही थी, एक वीडियो आप मेरे को दिखाए थे, बिच्छू आ रहा है, साथ में ये वेनम किट रख रहे हैं कि अगर मुझे सांप ने काट लिया तो मैं उससे बचूं कैसे, बिकॉज 100 किलोमीटर तक कोई नहीं होता। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में आपको सर्वाइव कैसे करना, वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? अभी मैं जैसे आपको बताया कि मैंने पोखरण न्यूक्लियर साइट को पार किया। अब मैं डेजर्ट के उस क्षेत्रों से गुजर रहा था, बीकानेर होते हुए, जिनके ऊपर आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, कहानी सुने, रियल के लैला मजनू। मैं उस स्थान में पहुंच गया था जहां पे रियल के लैला मजनू को दफनाया गया है। तो वो जगह है अनूप शहर और बिजनौर नाम का एक छोटा सा गांव है जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। तो मैं वहाँ पहुँचा, रियल के लैला मजनू की दरगाह को देखा, उसके ऊपर मैंने पूरा फिल्म बनाया। अब उस जगह में भी मैं पहुँच गया था। रात में मुझे बीएसएफ की एक पलटन का वहाँ पे कैंप था, उन लोगों ने रुकने नहीं दिया कि वो सिविलियन नहीं है। तो एक सरदार जी ने अपनी ठानी में ले गया, एक खेत के घर को बोलते हैं, उनके साथ रहा। फिर मैं वहाँ से निकल रहा था, श्री गंगानगर की तरफ से आगे बढ़ रहा था। मुझे इंदिरा गांधी कैनाल मिली, जो डेजर्ट की एकमात्र नहर है जो पूरे डेजर्ट में हरियाली लाती है। उस कैनाल के साथ आगे बढ़ रहा था तो वहाँ के गांव के नाम बड़े अटपटे थे। गांव के नाम जैसे पेन ड्राइवों के नाम हो, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 180 GB, 124 GB, तो ये गांव के नाम थे। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है नाम। एक्चुअल में बोले ये गंग कैनाल के नाम से नाम रखा गया है, जो यहाँ के पहले राजा हुआ करते थे उनके नाम से है। और जहाँ पे
नहर को डिवाइड किया जाता था, तो वहाँ पे उनका जो बस्ती बस जाती थी, तो जो जगह का नंबर होता था वो नंबर के नाम से गांव बसते थे। 16 GB, 32 GB, 50 GB ऐसे पूरे गांव के नाम थे। तो इस सीरीज के मैंने करीब 50-60 गाँव को पार किया। फिर मैं एक ऐसी जगह में पहुंच गया जो भारत की सबसे बड़ी ओपन जेल है। ओपन जेल में आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी जेल होती है जहाँ पे उम्र कैद और फांसी के कैदियों को रखा जाता है। जैसे काला पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार भेजा जाता था, तो उस टाइम में डेजर्ट में भी भेजा जाता था। ओपन जेल मतलब ओपन रहेगा, वो ओपन रहेगा, एक गांव की तरह, जहाँ पे आप एक्चुअल में नॉर्मली उम्र कैद और फांसी के कैदी रहते हैं। उनको सरकार पहले तो दुनिया से हट कर जी सके, उनमें इंसानियत आ सके, उस तरह की पृष्ठभूमि थी। अब धीरे धीरे उनका पूरा एक गांव बन गया है और वो कैद में होते हुए भी रोज नौकरी करने जाते हैं और आते हैं और जेल में रहते हैं। उनके साथ उनकी वाइफ, उनके भाई और सब रह सकते हैं। तो मैं उन कैदियों के साथ रहा, उन लोगों के इंटरव्यूज लिया। उस एरिया को पार वहाँ जाना अलाउड रहता है क्या? नॉर्मली किसी को परमिशन, मतलब जेन्युइन रीज़न है तो देते हैं कि आप कोई रिलेटिव से मिलने आए हैं। बाकी मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, उन लोग भी मुझे टीवी में देख रहे थे पुलिस वाले, तो उन लोगों ने मुझे परमिशन दिया और उन लोगों के साथ मैंने इंटरव्यूज़ किया। फिर मैं उन जगहों को पार किया। अब ऐसी रेगिस्तान में हरी भरी जगह में आ गया था जहाँ दूर दूर तक हरियाली थी और कोई इंसान काम नहीं कर रहा, सारे रोबोट्स काम कर रहे हैं। और रोबोट्स भी कितने बड़े बड़े, आधा किलोमीटर लंबा। और वो रोबोट खुद देख रहा है कि किस प्लांट को कितना पानी चाहिए, क्या क्या चाहिए। और मैंने पूछा कि यहाँ पे ये मिशनरी रोबोट्स कहाँ से आए? बोले ये रशिया के हैं। नेहरू जी ने उन रशिया से एक टाइम में समझौता किया था कि कुछ भी एग्रीकल्चर के आविष्कार करोगे तो वो इंडिया में टेस्ट करना। तो आज भी वो जारी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली वहाँ से कि देखो यहाँ बिना इंसान के भी लोग मशीनें काम कर रहे हैं। फिर वो पेज को पार करते हुए मैं काली रेत के रेगिस्तान में पहुंच गया था। जो आप अलादीन की कहानी में सुनते हो, ये काली रेत है और यहाँ आओगे डूब जाओगे, वो असली का रेगिस्तान मैंने देखा है। और वहाँ पे मैं कुछ साधुओं के साथ रहा रेगिस्तान में, और मेरे को बताते थे बेटा तू आगे जाएगा ना डूब जाएगा, तो सोच समझ के जाना। तो मैं क्या करता था, वो रेगिस्तान में पहले ट्रॉली को पीछे रखता था, 100 मीटर तक लकड़ी ठोकते हुए जाता था कि दलदल तो नहीं है, मतलब सूखा दिखता है और अंदर डूब जाएंगे। फिर वापस आके ट्रॉली लेके फिर जाते थे। तो वो पेज करीब मैंने 50 किलोमीटर पार किया। वो सूरतगढ़, तो बहुत टाइम लगा होगा ना उसको मुझे 3 दिन लग गए उस एरिया को पार करने में। उस बीच में मैं रेगिस्तान में एक ऐसी जगह में आ गया था जहाँ एक एक बूंद के लिए तड़प रहे हैं, और एक जगह ऐसे आ गया था जो वाटर लेवल बहुत हाई है। तो वो जगह को मैंने देखा। फिर हम हड़प्पा संस्कृति की साइट पे पहुंच गए थे। मैंने हड़प्पा की पीलीभंगा, कालीबंगा पहुंचा, वहाँ पे हजारों साल पुराने अवशेष निकाले। वहाँ पे क्या हुआ था, जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे कुछ नागपुर के थे, तो उनने मुझे बेसिक ट्रेनिंग दिए और मुझे बताया कि देखो कोई अवशेषों को कैसे ढूंढना है। तो मैंने वो अवशेषों को ढूंढे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ये 5000 साल पुरानी हड्डियाँ मैं निकाल रहा हूँ, 5000 साल पुराने बर्तन, जो मैंने लाइव करके लोगों को दिखाए भी और फोटोज भी दिए। फिर उसके बाद मैं हरियाणा में एंटर हुआ। हरियाणा में मैंने मधुमक्खी पालन, वो डेजर्ट में किया जाता है, उसको देखा। उसके अलावा मैंने संतरे की एक प्रजाति होती है किन्नू, उसको एक्सप्लोर किया। फिर उस एरिया को पार करते हुए मैं पंजाब के भटिंडा में अपनी यात्रा को समाप्त किया। एक्चुअल में जो थार डेजर्ट है वो 4 राज्यों को पार करता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। तो ये मैंने पूरा पार किया। अतुल, जैसे ये जो जर्नी थी काफी ज्यादा लंबी थी, तो इस बीच में कोई मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम जाओगे इधर लूट लेगा तुमको कोई चाकू मार देगा, बिकॉज आजकल देखो अच्छे लोग तो है ही, बुरे लोग भी वहां पर होते हैं, तो ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? हर जर्नी में ऐसा मिलता जरूर है, पर मुझे कुछ हुआ नहीं। अब आपको मैं बात करूं, मैं डेजर्ट के रेतीले डेजर्ट को जब पार कर रहा था, एक जगह से मैं गुजर रहा हूँ, अचानक दोपहर के टाइम में बड़ी महंगी महंगी कारें मेरे बाजू से निकल रही हैं। डेजर्ट है, सुनसान, हाँ कुछ नहीं है, आज कोई गाड़ियां नहीं, कोई गांव नहीं, पर अचानक वो महंगी गाड़ी निकल रही है और सारी बिना नंबर प्लेट की। तो मतलब BMW ऑडी टाइप की, ऑडी नहीं, फॉर्च्यूनर जैसे, अच्छा, बड़ी स्कॉर्पियो, क्योंकि डेजर्ट में वही चल पाती है। तो तो वो निकल रही है, कोई मुझे रोक भी नहीं रहा, मेरे बाजू से निकल रही, कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। अब रात के 10 बज गए हैं, मैं सोच रहा था कि कहीं गांव में कबीले में जाके ढंग से खाऊंगा, आराम करूंगा, मिल ही नहीं रहा कोई कबीला। मैं शायद रास्ता भी भटक गया था, सैटेलाइट में भी।
तो एक जगह सोलर पैनल से मुझे टिब्बे के ऊपर लाइट जलते हुए दिखा। रेत के टीलों को दोहरा टिब्बा ये कहा जाता है। तो मैं वो दोहरे के ऊपर गया और वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो उसको मैंने बताया कि मैं रेगिस्तान की यात्रा कर रहा हूँ, मुझे पानी या खाना दोगे? तो उनने मेरी बात को मानी, उनने मुझे खाना दिया, पानी दिया, घी दिया, और उस बीच में वो आदमी से मेरी दोस्ती हो गई। मैंने पूछा कि मुझे रास्ते में रेगिस्तान में कुछ गाड़ियाँ दिखी, वो कहाँ से आई? वो बोल रहे कि जितनी तुम गाड़ियाँ देखी ना वो सारी चोरी की गाड़ियाँ हैं। इंडिया में जहाँ जहाँ चोरी होती है ना सारी चोरी की यहाँ आती है, और ये सब लोग हैं तस्कर, ये अफीम की ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। मैंने बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं भी तस्कर हूँ। तो उन्होंने कुछ मतलब बहुत अच्छे से फ्रेंडली थे वो? उनने बोले कि नहीं, हम तुमको कुछ भी नहीं पहुंचाएंगे। उनके घर में मैंने देखा अफीम की बड़ी बड़ी बोरियां रखी हुई है, हथियार रखे हुए हैं। वो चाहते तो मेरे को गोली मार सकते थे। बंदूक भी रखी? हाँ, सब थे उनके पास। वो चाहते तो मार भी सकते थे कि कोई जासूस टाइप का नहीं आ गया, पर उनने एक मानवता के नाते मेरी फीलिंग्स को समझे। मैं एक सर्वाइवल हूँ, उनने उस फीलिंग को समझे और मेरी मदद भी की है। और उनने ये भी आश्वासन दिए कि तुम अच्छे से जाओ, तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो मैंने देखा कि इंसान कितने भी बुरे काम करे पर सब में मानवता होती है। तो ऐसा मेरी आगे की जो जर्नी है उसमें भी मैं किससे बताऊंगा, तो ऐसे कई जगह मिला। तो ये एपिसोड काफी बड़ा हो गया। ये हमारी स्टोरी ये वाली तो खत्म हो गई ना, बिकॉज अतुल के पास बहुत सारी स्टोरीज है आपको सुनाने के लिए। तो अभी लेटेस्टली वो हिमालय जाके आए, अकेले ही गए हुए थे और पूरा हिमालय पर्वत पे रहे साधुओं के साथ। तो ये जो स्टोरी है नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस। थैंक यू।